आज हम कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2020-21 हिंदी विशिष्ट का पेपर हल करेंगे। से पहले खंड आ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं, सही विकल्प चुनना है। आधुनिक काल की समय सीमा, इसमें खा सही है सन 1843 से अब तक। दूसरा है द्विवेदी युग का महाकाव्य, तो द्विवेदी युग का महाकाव्य है प्रिय प्रवास। तीसरा है श्री कृष्ण के माथे पर लगे टीके की तुलना किससे की गई है, तो इसका सही उत्तर का है रवि से। चौथा है कुंती माँ थी, खा सही है पांडवों की। अगला है संदीपनी आश्रम कहाँ स्थित है, इसका सही उत्तर है उज्जैन। अगला है कमला पद्मा श्री किसके पर्यायवाची हैं, तो इसका उत्तर सही है गा लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। निवेदिता का अर्थ है समर्पित। अगला है प्लेग नामक रोग फैला कलकत्ता में। निहि धन चय बराबर निश्चय कौन सी संधि का उदाहरण है, तो यह है जैसे कि नी में विसर्ग लगा हुआ है इसलिए है विसर्ग संधि का उदाहरण है। 10वां प्रयोगवाद का जनक कहा जाता है, तो प्रयोगवाद का जनक अज्ञे जी को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए प्रश्नों में से 4 प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक तथा शब्द सीमा 75 से 100 निर्धारित है। तो जैसे कि 11वां प्रश्न है कि रीतिकाल की प्रमुख काव्य धाराएं कौन कौन सी हैं। तो रीतिकाल की प्रमुख काव्य धाराएं रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्य धाराएं हैं। 3 काव्य धाराएं हैं। तो रीतिबद्ध में क्योंकि ये 3 अंक का प्रश्न है इसलिए थोड़ा सा विस्तार भी करना है, हमें थोड़ा बताना है कि जो कवि उस समय रीति से बंधे हुए थे और बंधकर रचना कर रहे थे उन्हें रीतिबद्ध शाखा के अंतर्गत रखा गया, जिसमें प्रमुख कवि थे केशव, पद्माकर और मतीराम। दूसरा है रीति सिद्ध काव्यधारा, इसमें वह कवि थे जो बंधे हुए तो नहीं थे मगर जो लिख देते थे वह सिद्ध रहता था और रीति हुआ करती थी। तो ऐसे कवि रीति सिद्ध के अंतर्गत रखे गए और जिसमें प्रमुख कवि हैं बिहारी और रसनिधि। तीसरा है रीति मुक्त, इसमें वे कवि आते हैं जो रीति से मुक्त थे, बंधे हुए नहीं थे, और इनमें मुख्य रूप से कवि आते हैं घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर और इसके अंतर्गत भूषण को भी रखा गया है। दूसरा प्रश्न है कि प्रगतिवाद के 2 कवियों के नाम व उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखिए। इसमें प्रसिद्ध हैं पंत सुमित्रानंदन पंत, जिनकी रचना है योगवाणी, ग्राम्य, और दूसरे कवि हम ले लें नागार्जुन, तो उनकी भी युगधारा नाम से है रचना, और सतरंगों पंखों वाली। गोपाल के गले में पड़ी गुंजों की माला की तुलना किससे की गई है। अगला प्रश्न है जो 13वां प्रश्न है, इसमें गोपाल के गले में पड़ी गुंजों की माला की तुलना जंगल में लगी आग, जिसे दावानल कहते हैं, दावानल की ज्वाल के नाम से बिहारी जी ने लिखा है, से की गई है। श्री कृष्ण के बुद्धि कौशल के आगे कौन कौन से अराजक व्यक्तित्व परास्त हुए, तो यह महापुरुष श्री कृष्ण के अंतर्गत है और उसमें इसका उत्तर आपको बहुत अच्छे ढंग से मिल जाएगा। इसी प्रकार महर्षि वेदव्यास के बारे में भी इसी पाठ के अंतर्गत महाभारत की रचना की, गीता जैसे ग्रंथ की रचना की, तो इसमें आपको महर्षि वेदव्यास के बारे में भी मिल जाएगा। स्वामी विवेकानंद से निवेदिता की मुलाकात कब, कहाँ और कैसे हुई, इसके बारे में भी निवेदिता जो भगिनी निवेदिता के नाम से पाठ सहायक वाचन के अंतर्गत है उसमें दिया गया है कि जब शिकागो सम्मेलन के लिए विश्व धर्म सम्मेलन जो 1893 में हुआ था, उस समय स्वामी विवेकानंद जी गए थे, तो वहाँ भगिनी निवेदिता से इनकी मुलाकात हुई थी और इसका विस्तृत वर्णन आप सहायक वाचन के इस पाठ में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है जो प्रश्न क्रमांक 17 है, इसमें गद्य दिया हुआ है और इस गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित विशेष सहित व्याख्या भी करना है।
तो श्री कृष्ण को हमारे देश के लेखकों ने 16 कलाओं का अवतार कहा है। तो जैसे ही श्री कृष्ण आता है तो आप बड़े आराम से यह पता कर सकते हैं कि महापुरुष श्री कृष्ण नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। बाकी आप प्रसंग, व्याख्या और विशेष आप लिख ही सकते हैं। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 18 में व्याख्या के लिए इसमें भी लिखा गया है कि संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो पर बारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, और तू मोहन की उर्वशी है उर्वशी समान। तो आपको याद आ गया होगा कि यह जो दोहा है ये बिहारी जी ने लिखा है। ये सौंदर्य बोध से लिया गया है, जिसमें श्री कृष्ण राधा के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए इसमें उर्वशी अप्सरा के समान राधा को बता रहे हैं। तो इसको भी आप अच्छे से कर लेंगे। 19वां भी आप कर लेंगे। 20वां प्रश्न है, इस भी भगिनी निवेदिता से लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि अमरनाथ यात्रा के दौरान भगिनी निवेदिता को भारत समझने में किस प्रकार सहायता मिली थी। तो ये भगिनी निवेदिता में आपको मिलेगा, जिसमें लिखा है कि जब भगिनी निवेदिता यात्रा को जाती हैं तो वो भारत के इतिहास को जानती हैं, उसके भूगोल को समझती हैं, नदी पहाड़ इन सब से परिचित होती हैं। यह इस प्रश्न का उत्तर भी आपको उस पाठ में मिल जाएगा। प्रश्न क्रमांक 21 है, रीति काल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है। तो कुछ कवियों ने, चूँकि इस काल में श्रृंगार की रचनाएं लिखी गई, श्रृंगार रस में अधिकांशतः लिखा गया, इस कारण से इस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। और इसकी 2 प्रवृत्तियाँ हैं। जो 2 प्रवृत्तियाँ से तात्पर्य है, इसे विशेषताएं भी कहते हैं। तो 2 प्रवृत्तियों को थोड़ा सा विस्तार से आपको लिखना है। तो इसमें हमें ब्रजभाषा के बारे में लिख सकते हैं कि ब्रजभाषा में ही इस काल के कवियों ने रचनाएं लिखी। और दूसरा है कि दरबारी कवि हुआ करते थे, जो राजा के दरबार में रहते थे और उनकी प्रशंसा में गीत गाया करते थे। तो इसलिए इस काल में श्रृंगार की रचनाएं लिखी गई। जहाँ रीतिकाल दिया हुआ है, रीतिकाल और आधुनिक काल, तो वहाँ आपको ये बहुत सारी प्रवृत्तियाँ, बहुत सारी विशेषताएं मिलेंगी और विस्तार से आप लिख सकेंगे। खंड बा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और पहला है, यानी 22वां प्रश्न है, तुलसीदास जी की भाषा क्या है। तो इन्होंने ब्रज में भी लिखा है, अवधी में भी लिखा है, मगर चूँकि रामचरितमानस इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है और जो अवधी भाषा में लिखी गई है, तो इसका सही उत्तर अवधी होगा। विनय पत्रिका के रचयिता आप सभी जानते हैं कि तुलसीदास जी हैं। नीति अष्टक में, जैसा कि नाम है अष्टक यानी 8, तो इसमें 8 दोहे संकलित हैं। अगला है, आधुनिक हिंदी साहित्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो आधुनिक हिंदी साहित्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। आम्रकूट शब्द का संबोधन अमरकंटक से है। अगला प्रश्न है, लोक संस्कृति की स्मृति रेखा नर्मदा के लेखक कौन हैं। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न 28वां है, जो दूसरों का उपकार मानता हो के लिए एक शब्द क्या है। तो कृतज्ञ। चौथा वाला सही है इसका। 29वां प्रश्न है, पद्य काव्य के प्रमुख भेद क्या हैं। तो हमने ये आपको जब एक PDF डाला था, तो 14 पेज में है, उसमें शुरू में ही बताया गया है कि पद्य काव्य के 2 प्रमुख भेद हैं। तो ये खा यानी दूसरा सही है। 2 प्रमुख भेद कौन से हैं, इसके लिए आपको PDF को एक बार खोलें और PDF को खोलने के बाद उसको अच्छे से एक बार और ध्यान से देखें, इसमें पद्य काव्य के प्रमुख भेद कौन कौन से हैं। पृथ्वीराज रासो एक महाकाव्य है। नर्मदा का जन्म अमरकंटक में हुआ है। आगे जो 3 अंक के प्रश्न हैं, 32वां प्रश्न है, जो सूरदास वाले पाठ में इसका उत्तर मिलेगा। भारतेंदु जी की काव्यगत विशेषताओं में, भारतेंदु जी के जीवन परिचय में काव्यगत विशेषताएं मिलेंगी कि इन्होंने काव्यगत विशेषताएं से तात्पर्य यहाँ ये है कि इसमें हमें उनकी भाषा भी लिखना है और यहाँ हमें कला भी लिखना है। इसका तात्पर्य है कि कला पक्ष और भाव पक्ष
दोनों के बारे में लिखोगे तो वो काव्यगत विशेषताएं हो जाएंगी। अगर इसमें कोई समस्या हो तो हमें मैसेज कर सकते हैं, तो हम आपको काव्यगत विशेषताओं का PDF बना के डाल देंगे। फिर वात्सल्य रस की परिभाषा से आप परिचित हैं, उदाहरण भी आपको याद हैं। माय की बगिया के बारे में भी आपने पढ़ा है। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। संधि के बारे में भी आप संस्कृत में भी आपने पढ़ा है और हिंदी में भी पढ़ा है, तो आप संधि विच्छेद भी कर लेंगे। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 37 है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर इनकी भाषा के बारे में लिखना है और साहित्य में स्थान के बारे में लिखना है। तो कन्हैयालाल मिश्र के जीवन परिचय को देखें और यदि कहीं कोई समस्या जाती है तो आप हमें बताएं। फिर निबंध दिया है 150 शब्दों में। भक्ति काल का वर्गीकरण समझाना है। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये इसमें सगुण भक्ति शाखा, दूसरी है निर्गुण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा को दो भागों में बांटा गया है, राम भक्ति धारा और एक कृष्ण भक्ति धारा। और निर्गुण भक्ति धारा को दो भागों में बांटा गया है, ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा। तो इनके बारे में जैसा कि आपको बताया था कि रामचरितमानस राम भक्ति धारा में लिखना है हमें, तुलसीदास जी जिसके रचयिता हैं। कृष्ण भक्ति शाखा में हमें लिखना है सूरदास जी को, जिनकी रचना है सूरसागर। निर्गुण भक्ति धारा की प्रेम मार्गी शाखा में लिखना है मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी रचना है पद्मावत। और ज्ञान मार्गी शाखा में कबीर को लिखना है, जिनकी रचना है बीजक। तो इस प्रकार से इसका पूरा वर्गीकरण हो जाएगा। बाकी जो 40वां प्रश्न है उसमें आपको अपनी तरफ से, जहाँ आप कहीं गए हैं, किसी दर्शनीय स्थल का आपने भ्रमण किया है, कहीं घूमने गए हैं, तो उस यात्रा का वर्णन आपको इसमें लिखना है। फिर पिता को पत्र है, जिसमें आपकी शैक्षिक गतिविधि कैसी चल रही है, प्रगति क्या है, इसके बारे में उल्लेख करना है। और खंडसा, यहाँ भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो सबसे महत्वपूर्ण है और ये आपके आधार हैं नंबर बढ़ाने के लिए। मैं और मेरा देश नामक पाठ कौन सी विधा के अंतर्गत आता है? तो ये निबंध विधा है इसकी। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी एक गांधीवादी व्यक्ति थे, दूसरा सही है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, और जैसा कि आप जानते सभी हैं कि संचारी भाव की संख्या 33 होती है। मणिमाल शब्द का अर्थ है मणियों की माला। चंद्रशेखर में समास है बहुब्रीहि, क्योंकि चंद्रशेखर अर्थात जो चंद्रमा को शिखर पर धारण किए हुए हैं अर्थात शंकर जी, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी हैं। शल्य चिकित्सा के औजार बनाए जाते थे, लोहा से भी बनाए जाते थे और चांदी से भी बनाए जाते थे। तो तीसरा वाला सही है, इसमें लिखा है पहला व दूसरा दोनों। महर्षि सुश्रुत थे आचार्य, और अनाचार का विलोम शब्द है सदाचार। इसके बाद में 52वां प्रश्न है कि लाला लाजपत राय की दो विशेषताएं आप बहुत अच्छे से लिख लेंगे। कवि के अनुसार सखी ठगी सी क्यों रह गई, जिसके बारे में भी आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं। हमारे देश में पाए जाने वाली जड़ी बूटियों का नाम बताते हुए, तो आप जिन जड़ी बूटियों को जानते हैं, जिन देसी दवाइयों को जानते हैं, उन देसी दवाइयों के बारे में आपको बताना है और ये भी बताना है कि चिकित्सा पद्धति में उनकी क्या उपयोगिता है, यह आपको स्वयं करना है। फिर अगला प्रश्न है वनों का महत्व है, तो पर्यावरण और वन जंगल के बारे में आपको यहाँ लिखना है। और महत्वपूर्ण प्रश्न जो थोड़ा सा टेढ़ा भी है, और जिनने अगर ध्यान से उस 14 पेज की PDF को ध्यान से पढ़ा है या अपने कोर्स में जो रस दिए उनको ध्यान से पढ़ा है तो उनको बनेगा। प्रश्न है कि रस निष्पत्ति किस प्रकार होती है, उदाहरण समझ आइए। तो रस निष्पत्ति यह शब्द भरत मुनि की परिभाषा आपकी किताब में दी हुई है, जिसमें लिखा है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग का रस निष्पत्ति, अर्थात जब स्थायी भाव का संयोग
विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी अर्थात संचारी भाव से होता है तो रस की निष्पत्ति होती है। इसी में उदाहरण दिया हुआ है किताब में, आप देख सकते हैं, जहाँ रस दिया है कि राम को रूप निहारती जानकी, कंकन की नग की परछाई। अब इसको आपको समझाना है कि इस पंक्ति में आलंबन क्या है, आश्रय क्या है। तो आलंबन जहाँ से रस उत्पन्न होता है, जो कारण है रस का, वे है राम, तो राम आलंबन है। किसके हृदय में रस उत्पन्न होता है? वे सीता हैं। राम को रूप देखा, राम का रूप, निहारती जानकी, जानकी ने देखा, तो सीता जी के हृदय में रस उत्पन्न होता है, तो उनका हृदय आश्रय है। संचारी भाव है जो अगली पंक्ति में दिया हुआ है, सुधि भूल गईं, उनको देख के वो अपना ख्याल ही भूल गई कि हम किस लिए यहाँ आए थे। तो संचारी भाव है, इनकी संख्या 33 बताई गई है, जो आते जाते रहते हैं। और स्थायी भाव है रति। तो इस प्रकार से हमें समझाना है कि रस की निष्पत्ति किस प्रकार होती है और उदाहरण क्या होते हैं। फिर कवितावली, कविता के सौंदर्य, ये शिल्प सौंदर्य को अपने शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर जो सवैया दिए हुए हैं कवितावली में, उसमें शिल्प सौंदर्य भाषा शैली के बारे में आपको लिखना है कि कवितावली में तुलसीदास की भाषा क्या है, उनका शिल्प सौंदर्य क्या है। इसके बाद में जो आगे प्रश्न हैं उसमें आपको आवेदन पत्र लिखना है नगर पुलिस अधीक्षक को चोरी की घटनाओं के संबंध में। और अपठित गद्यांश, इसमें आप या तो स्वार्थ और परमार्थ लिख दें या परोपकार, इसका शीर्षक है। बाकी प्रश्न आपसे बनेंगे।